नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और आपके साथ मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका मकसद है आपको हेल्थ के प्रति हमेशा जागरूक रखना। आज 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को बहरेपन की समस्या के बारे में जागरूक करना और इसके खतरे की जानकारी देना है। आज की तारीख में बढ़ता साउंड पॉल्यूशन और हेडफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल और तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनना हियरिंग लॉस के सबसे बड़े कारण बनते जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक हेडफोन्स और ईयरबड्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से और उनमें तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनने की वजह से 12 से 34 साल की उम्र के लगभग 135 करोड़ लोगों में हियरिंग लॉस का रिस्क बना हुआ है। आज समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बी वागीश पडियार, कंसल्टेंट हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा से, जिनसे आज हम इस बढ़ते खतरे पर बात करेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते। डॉक्टर, किसी भी खास दिन को मनाने का उद्देश्य होता है उस प्रॉब्लम के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो वर्ल्ड हियरिंग डे पर आप क्या समझते हैं कि हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को जागरूक करना आज क्यों ज़रूरी हो गया है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है जब हम हियरिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हियरिंग लॉस, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें इसे। बहुत बेसिक चीज़ है। हमारा हियरिंग सिस्टम जो भी है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और उसको मैं थोड़ा-सा आसान करता हूँ, जिससे हमें समझ में आए। तो कान के अंदर आवाज़ पहले जाती है और उसके बाद में प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में ब्रेन तक पहुँच जाती है आवाज़। जी। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज़ छोटे से लेके सबसे तेज़ आवाज़ जो भी आती है हमारे कान तक पहुँच जाती है। अब कुदरत ने ये भी देखा है कि ये भी देखभाल करके रखा है कि हमारे कान के अंदर कोई तेज़ आवाज़ आए, तो पूरा का पूरा एनर्जी जो भी है उस आवाज़ में वो ब्रेन तक ना पहुँचे और अंदर के स्ट्रक्चर जो भी है, जो प्रोसेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, उसमें डैमेज ना हो। बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि हम खुद ईयरफ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं या हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ रहती है और सुबह से शाम तक कई बार इट्स अ प्रोफ़ेशन, कई लोगों का प्रोफ़ेशन रहती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स में हो सकता है, फैक्ट्री सेटिंग में हो सकता है, जहाँ पे सुबह से शाम तक लाउड म्यूज़िक या लाउड साउंड एक्सपोज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी सुनाई देने की क्षमता कम हो जाती है और फिर वो हियरिंग लॉस बन जाता है। जी। बहुत बच्चों में भी देखा है कि पैदाइशी बहुत बच्चे उनकी सुनाई देने की क्षमता में दिक्कत रहती है और बहुत पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं या आइडेंटिफ़ाई नहीं करते टाइम पे, जिसकी वजह से बच्चे को एज़ अ जैसे ग्रोथ रहती है बच्चे की, तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए स्पीच में, लैंग्वेज लर्न करने में, वो सब दिक्कतें हो जाती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनिशियली हम स्क्रीनिंग करें बच्चों का एंड लेटर स्टेजेस इन लाइफ में भी हम ध्यान रखें कि कोई ऐसा चीज़ ना करें जो हमारे हियरिंग को अफ़ेक्ट कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर, अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ ये समस्या कितनी कॉमन है? अगर ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम बात करें और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जो कॉमन है उनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि हमारे कान के अंदर 2 अलग सिस्टम हैं, जिससे हमें सुनाई देता है। एक जिससे कान के अंदर आवाज़ पहुँचनी चाहिए और दूसरा चीज़ है कि जहाँ पे हमारे कान के अंदर आवाज़ प्रोसेस होके ब्रेन तक पहुँच जाता है। ब्रेन मत यानी कि कॉर्टेक्स तक, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुँच जाता है, जिससे जी। हमें सुनाई देती है। जब आवाज़ बाहर से ही अंदर नहीं जा पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम कंडक्टिव डेफनेस बोलते हैं और जब कान के अंदर आवाज़ प्रोसेस होके ब्रेन तक नहीं पहुँच पा रहा है किसी कारण से भी, जी। तो उसको हम सेंसरी न्यूरल डेफनेस बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कंडक्टिव डेफनेस का सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वैक्स इकट्ठा होना कान के अंदर और दूसरा चीज़ होता है ट्रॉमा होना ईयर ड्रम में। तीसरा चीज़ होता है कि कान के अंदर जो हड्डी है, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ होते हैं, उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से कान के अंदर आवाज़ पूरा अंदर तक नहीं पहुँचती। तो जी। उसमें मोस्ट कॉमन कंडीशन जो हम बोलते हैं उसको हम ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। फिर आता है कंडक्शन ऑफ साउंड के अलावा प्रोसेसिंग ऑफ साउंड में। जब कान के अंदर सुनाई देने की नर्व्स की क्षमता ही कम है, तो हम वो एज के अनुसार जैसे क्षमता कम हो जाती है लोगों की, तो उसको हम प्रेस्बाइक्यूसिस बोलते हैं, जिससे उनको सुनाई देने की क्षमता कम हो जाती है।
जी डॉक्टर, अभी हम एक रिसर्च की बात कर रहे थे। 135 करोड़ लोगों को हियरिंग लॉस का खतरा बना हुआ है ईयरबड्स की वजह से, ईयरफोन्स की वजह से। जी आज हम जी देखते हैं जी बसेस में, मेट्रो में, हर जगह सफ़र करते हुए लोग ईयरबड्स और ईयरफोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ईयर से रिलेटेड और जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बढ़ने की वजह आप और क्या मानते हैं? जी, ईयरबड्स और ईयरफोन्स के अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो सुनाई देने में दिक्कत पहुंचा सकती है। एक उसमें से मोस्ट कॉमन चीज जो हम देखते हैं वो है हमारे कान के अंदर नसों की क्षमता कम होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूज ऑफ ओटोटॉक्सिक मेडिकेशंस। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। बहुत बार हम कार्डियक पेशेंट्स को देखते हैं, कीमोथेरेपी जिसमें कैंसर की इलाज चल रही है, उन उन लोगों में भी देखते हैं। जी ऑफ कोर्स ये एक बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि हाँ, ये ड्रग मेरे सुनाई देने की क्षमता को कम कर सकती है ऑन अ लॉन्ग रन। लंबे समय में देखा जाए तो मेरी सुनाई देने की क्षमता कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है? क्योंकि उन्होंने ऐसे ओटोटॉक्सिक ड्रग्स इस्तेमाल किए हैं जिससे सुनाई देने की क्षमता या सुनाई देने की नस की क्षमता प्रीमेच्योरली डैमेज हो चुकी है। जी ऑफ कोर्स बाकी सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि आप स्मोकिंग देख सकते हो, आप अल्कोहल कंजम्पशन देख सकते हो। ये भी डेफिनेटली आपके सुनाई देने की क्षमता को प्रीमेच्योरली कम कर सकता है। ओके डॉक्टर, अगर हम हियरिंग लॉस की बात करें तो इसके वार्निंग साइंस को कैसे पहचाना जा सकता है? जी, सबसे पहला चीज़ होता है कि जब सुनाई देने की क्षमता कम होती है किसी कारण से, तो इफ द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज़ ऑफ द कंडक्शन, तो आपके कान में आपको डिफरेंस आएगा सुनाई देने में। एक कान से ज़्यादा सुनाई देगा, एक कान से कम सुनाई देगा। दूसरा चीज़ ये है कि कान के अंदर कंटीन्यूअस आवाज़ बजना। जब आप एक साइलेंट एटमॉस्फेयर में, साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठते हो, तो आपको कान के अंदर कंटीन्यूअस एक रिंगिंग साउंड आ सकती है कान के अंदर जो हम मेडिकल टर्म में टिनिटस बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो क्लिनिकल सिम्पटम होंगे जिससे कि आपको आपकी सुनाई देने की क्षमता को चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, जैसा कि नॉइज़ पॉल्यूशन है वो हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर हम दूसरी बात कर रहे हैं ईयरबड्स और हेडफोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो और बच्चे, आजकल बच्चे भी देखिए, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो ये हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप इस प्रॉब्लम को बढ़ता हुआ कैसे देखते हैं? जी, बिल्कुल प्रोपेंसिटी एंड टेंडेंसी जो भी है आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा है हियरिंग लॉस के लिए, वो भी सेंसरी न्यूरल रिलेटेड नसों की संबंधित समस्या को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेफिनेट पॉसिबिलिटी है कि ये इंक्रीज़ होता जाएगा आने वाले दिनों में। इसलिए हम कहते हैं कि लिमिटेड यूज़ रखें। स्पेशली डिवाइसेज़ जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वो ईयरफ़ोन्स हो, चाहे वो हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमें हर समय ध्यान देना है कि हम लैपटॉप या मोबाइल, जब भी हम मोबाइल को भी देखते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें एक वार्निंग साइन आता है कि डू नॉट एक्सीड पर्टिकुलर लिमिट, जी डैमेज कैन बी देयर टू द हियरिंग, है ना? जी ऑन अ लॉन्ग रन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। और हाँ, बहुत बार इट बिकम्स अ प्रोफेशन या बहुत नेसेसिटी रहती है यूज़ करने के लिए। जैसे ब्लूटूथ डिवाइस ड्राइविंग करते वक़्त लोग पहनते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम को एडजस्ट किया जाए ताकि आपके कान के अंदर कंटीन्यूअस लाउड साउंड ना आए, तेज़ आवाज़ ना आए और आपकी हियरिंग को डैमेज ना करे ऑन अ लॉन्ग रन। जी तो आपकी क्या सलाह है कि हेडफोन्स को कितना और दिन में कितने घंटे इस्तेमाल करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें? जैसे कि आपने एक बताया कि एक लिमिट तक उसके वॉल्यूम को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जी। कितने घंटे और कितने दिन में कितनी बार यूज़ करें? देखिए, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है जहाँ पे लिखा गया है कि इतने समय के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट येस डेफ़िनेटली हम ये तो इतना तो बोल सकते हैं कि एक इंसान को 90 डेसिबल से ऊपर 6 घंटे से ज़्यादा यदि एक्सपोज़र हो रहा है, हुँ, तो उनको अपने वर्क प्लेस पे कोई प्रोटेक्टिव वेयर या जैसे कि मफलर्स पहनते हैं बहुत सारे लोग। और जहाँ पे आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री सेटिंग हो सकता है, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको अपने कान को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइसेस दिया जाना चाहिए, जी, कायदे अनुसार देखा जाए तो। तो कई बहुत बार ओनर्स देते हैं, फैक्ट्री ओनर्स देते हैं पहनने के लिए, लेकिन एम्प्लॉइज़ पहनते नहीं। जी, और बहुत बार आते हैं 35 साल, 50 साल की उम्र के अंदर आते हैं और बोलते हैं सुनाई देने की क्षमता कम हो चुकी है, सुनाई नहीं दे रहा है।
तो एडवाइस ये होगा कि जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, यदि आपका एक्सपोज़र ज़्यादा है साउंड से, तो जितना हो सकता है प्रोटेक्टिव गियर को इस्तेमाल करें। जी। और यदि आप कोई ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं हो जहाँ पे आपका लाउड साउंड से एक्सपोज़र है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ईयरफ़ोन यूज़ करते हो, तो कम वॉल्यूम में इस्तेमाल करें। जी। दैट वुड बी माय। जैसे कि आप बार-बार जॉब की बात कर रहे हैं, तो कॉल सेंटर्स में तो उन्हें घंटों-घंटों हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, ऐसे में उन्हें बिल्कुल। हियरिंग लॉस के अलावा और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स का खतरा है, वो बढ़ सकता है उनके लिए? देखिए जनरली देखा जाए तो माइग्रेन एक बहुत एक कॉमन चीज़ है जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जी। जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स में और हम इवन कॉल सेंटर्स जो प्रोफेशनल्स हैं जो आते हैं हमारे पास, तो माइग्रेन एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें मेंशन करना है यहाँ पे, व्हिच इज़ अगेन अ रीज़न जो जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, एंड दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स एंड लैपटॉप एक्सपोज़र, जहाँ पे बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं लिया नहीं जा रहा है, कंटिन्यू सुबह से शाम तक एक्सपोज़र होने की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। जी। डॉक्टर, आजकल रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को तो बहुत तवज्जो दी जाती है, तो क्या ईयर्स का रेगुलर चेकअप कराने का कोई विकल्प मौजूद है? बिल्कुल मैं हर पेशेंट को जिनको डाउट है अपने हियरिंग की, तो हम एक टेस्ट करते हैं, बहुत ही एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिसका नाम है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। इस टेस्ट के द्वारा हम असेस कर सकते हैं एक इंसान को वाक़ई में सुनाई देने की कोई दिक्कत है कि नहीं है, और दूसरा चीज़ ये भी देख सकते हैं, क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं किस हद तक दिक्कत है। और मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि हमारे हियरिंग जो भी है कंडक्शन और सेंसरी न्यूरल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो हम उस बेसिक टेस्ट से पता कर सकते हैं कि आपका सुनाई देने की क्षमता कंडक्शन में प्रॉब्लम कर रही है या आपके सेंसरी न्यूरल पाथवे में प्रॉब्लम कर रही है, और उसको क्वांटिफ़ाई भी करके हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट किया क्या जा सकता है। जी। तो हियरिंग असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट एक प्रिलिमिनरी जाँच जो भी है, और वो करना कितने ज़रूरी है। टाइम बाद करवाना चाहिए इसे? जी, तो ये वैसे देखा जाए तो 50 इयर्स के बाद एवरी 2 इयर्स कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है कि आपकी सुनाई देने की क्षमता कुछ डैमेज बहुत है। कम हो चुकी है, जी, डैमेज हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वो इमीडिएटली करा सकते हो, और अदरवाइज़ एज़ अ रूटीन आप 2 साल में 1 बार करा सकते हो। आफ्टर द एज ऑफ 60 रिकमेंडेड है कि आप साल में 1 बार कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि आपकी कोई हियरिंग में डिटोरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। ओके। डॉक्टर, ये बताइए, तेज़ आवाज़, एजिंग, जेनेटिक और किसी डिजीज़ या फिर किसी भी वजह से हियरिंग लॉस का ट्रीटमेंट कितना पॉसिबल है, और क्या वो इंसान पहले की तरह फिर से सुन सकता है? जी, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कान के अंदर नस की नॉर्मल एनाटॉमी वो है जी। कि नहीं है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, सिंड्रोमिक बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, लेकिन उनकी सुनाई देने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए अभी एक नियम है कि हम हर बच्चे को उनका स्क्रीनिंग कराएँ, जैसे वो बच्चा पैदा होता है तो उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं। उस स्क्रीनिंग में हम स्पेसिफिक एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम हमने दिया है ओटो एकॉस्टिक एमिशन। तो उस एमिशन से हम पता कर सकते हैं कान की सुनाई देने की क्षमता अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो क्या करना चाहिए उसके लिए। और जैसे आपने पूछा कि अ, जब आता है सवाल सुनाई देने की क्षमता जब कम हो चुकी है या नसों की दिक्कत कम हो चुकी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो आता है हियरिंग एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेज़ जो हम हियरिंग एड बोलते हैं, जिसे बेसिकली एक स्पीकर जैसे काम करता है, लेकिन वो बहुत एक नन्हा-सा डिवाइस है, जो जी। हम कान के अंदर पहन सकते हैं, और वो अंदर आवाज़ को एम्प्लीफाई करके हमें कान तक ब्रेन तक पहुँचा देगा। जी। और जहाँ पे हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कान के अंदर प्रोसेस करने वाली यूनिट जो भी है वो अच्छे से काम करती है। ऐसी सिचुएशन में हम एक और डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट। तो ये एक आई वुड से रिवॉल्यूशनरी डिवाइस बोल सकते हो आप, जी। जिसने बहुत सारे लोगों की हियरिंग को रिस्टोर किया है। ऑफ कोर्स जो कुदरत ने दिया हुआ हियरिंग तो वापस नहीं आएगा 100%, जी। लेकिन कम से कम एक इंसान को अपना काम बेसिक मैनेज वर्ड्स करने में और डे टू डे जी, लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अपने प्रोफ़ेशन के लिए इस्तेमाल मतलब हो सकता है, तो देयर कांट बी एनीथिंग बेटर देन दैट। डॉक्टर, वर्ल्ड हियरिंग डे के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने कानों को ठीक रख सकते हैं और साथ ही जो हियरिंग लॉस के खतरे से बच सकते हैं? जी, बिल्कुल, जैसे आपने ऑलरेडी 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात की है। एक है ईयरबड्स का यूसेज।
बहुत लोग सोचते हैं कि कान के अंदर ईयरबड्स जो भी है इस्तेमाल करने से कान साफ रहेगा और अननेसेसरी वैक्स को निकाला जा सकता है। वैक्स एक अननेसेसरी चीज़ नहीं, एक नेसेसरी चीज़ है जो हमारे कान को प्रोटेक्ट करता है। और ईयरबड्स के यूसेज से बहुत सारे खतरनाक चीज़ हो सकते हैं, जिसमें से एक है होता है इन्फेक्शन होना। तो कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, कान के अंदर चोट लग सकती है और कान के अंदर चोट लगने के अलावा आपकी परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है उसकी वजह से। तो हम हर पेशेंट को एक एडवाइस देंगे कि बिल्कुल भी ईयरबड यूज़ ना करें। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जी। आपको कभी भी लगता है कि आपके कान के अंदर कुछ इकट्ठा है या कान के अंदर कुछ अ, मैल है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप एग्ज़ामिन करा के जो भी नेक्स्ट एप्रोप्रिएट मेजर स्टेप्स जो भी है वो आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर। दूसरा चीज़ है कि आप अपना ईयरफ़ोन्स को जब भी यूज़ करते हो मॉडरेट या लो वॉल्यूम पे डालें, ताकि आपके कान के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए उसके हानिकारक असर ना हो। जी तीसरा बिल्कुल। चीज़ है कि आप कभी भी कान के अंदर यदि आपको लगता है दर्द हो रहा है या आपको कान के अंदर कोई भी दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर के पास जाके ही अपना मेडिकेशन स्टार्ट करें। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो भी हैं, मरीज़ जो भी हैं, घर में ही कुछ ना कुछ घरेलू है ना, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और इलाज स्टार्ट कर देते हैं और जब तक वो पहुँच जाता है डॉक्टर के पास, तो एकदम से ऑलमोस्ट इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है। फ्लेयर अप हो जाता है इन्फेक्शन और फिर हमें ओरल एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, दर्द उतना जल्दी जाता नहीं है और इसे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नमस्ते, थैंक यू। कान में कई तरह की समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। वहीं इनमें से कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो धीरे धीरे बड़ी समस्या में बदल सकती है। इसलिए कान में किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि डॉक्टर से उसके बारे में ज़रूर सलाह करें। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.